10 दुख भरी दास्तान। अब तुम सोच रही होगी कि मैं ऐसी कैसी बातें कर रही हूँ। तो मैं तुम्हें बता दूं कि दादी पूजा करने के बाद अक्सर एक गिलास पानी पीना पसंद करती हैं। तो बस उसी पानी में मैं जहर मिला दिया है। अब दादी ने पानी पी भी लिया होगा और वो भगवान के पास पहुंचने ही वाली होगी। आई थिंक रास्ते में ही होगी। और मरने से पहले आत्मा की शांति के लिए मैं तुम्हें भी सारा सच इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम सस्पेंस में ना मारो। अब तुम्हारा भी करने का समय आ गया है। सो गुड बाय डार्लिंग। हैव अ नाइस जर्नी फ्रॉम अर्थ टू हेवन। इतना कहने के बाद तृषा अपनी गन को आयशा की तरफ पॉइंट कर देती है और उसमें एक गोली चल देती है, लेकिन वो गोली आयशा को लगती है उससे पहले ही कोई वहां पर आकर आयशा को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। और जो गोली आयशा को लगने वाली थी वह आयशा को न लगकर उसे इंसान को लग जाती है जो कि उसे बचाने के लिए यहाँ पर आया था। जब आयशा उसे इंसान का चेहरा देखती है तो उसे विश्वास नहीं होता है कि उसे बचाने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि चिराग था। चिराग के दिल के बहुत नजदीक वह गोली लगी थी जिसके चलते उसका जीवित रहना तो नामुमकिन था। उसके दिल से खून निकल रहा था और दर्द से तड़पता हुआ वह जमीन पर पड़ा हुआ था। आयशा को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। चिराग एक अनाथ लड़का था और उसके पति का बहुत अच्छा दोस्त था। जब वह दिशा के साथ यहाँ पर आ रही थी तब उसने चिराग को खुशी से नाचते हुए देखा था। उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान तो नहीं दिया था, लेकिन उसे इतना पता चल गया था कि चिराग की असली माँ बाप का पता चल गया है और वो उनसे ही मिलने के लिए जाने वाला था। एक मिनट अगर वह अपने माँ बाप से मिलने के लिए जाने वाला था तो फिर वह यहाँ पर क्या कर रहा था। आयशा को इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह जल्दी से चिराग के सामने बैठी है और उसका सर अपने गोद में लेते हुए कहती है, चिराग, चिराग उठो। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो अपनी मम्मी पापा के घर पर जाने वाले थे ना, तुम्हें यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी? ये सब कहते वक्त आयशा की आंखें कब नम हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। उसे इस वक्त अपने आप से ही जिन हो रही थी। ये सोच सोच कर कि जिस इंसान से वह सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी आज उसने ही उसकी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी है। चिराग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं वहां से जाने ही वाला था लेकिन मैंने आपको इसके साथ जाते हुए देख लिया था। मैं आपसे हमेशा से ही खत आया था कि आपको इस लड़की से दूर रहना चाहिए पर आपने कभी मेरी बात सुनी ही नहीं। उसकी बातें सुनने के बाद आयशा को और भी ज्यादा बुरा लगता है। वही साइड में खड़ी हुई तृषा ये सब देखकर बहुत ज्यादा इरिटेट महसूस कर रही थी। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वह जल्दी से चलते हुए आयशा की तरफ जाती है और उसके बाल पकड़कर उसे चिराग से दूर करती है और धक्का देकर जमीन पर गिरा देती है। उसके बाद वो एक गोली सीधा चिराग के सर में मार देती है जिससे चिराग की वहीं पर ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, जिसके चलते चिराग के खून के कुछ बूंदें आयशा के चेहरे पर भी पड़ती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसके बाद तृषा गुस्से से आयशा की तरफ मुड़ते हुए कहती है, आज तो तुझे मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता, आज तेरा मारना तय है। ये कहने के बाद तृषा एक बार फिर से आयशा की तरफ आती है और उसे जोर से लात मारते हुए अपनी गन उसकी तरफ पॉइंट कर देती है। वो एक बार फिर से आयशा को मारने ही वाली होती है कि तभी वहां पर एकांश आ जाता है।
लेकिन एकांश उसके पास पहुंच पाता या फिर कुछ कर पाता उससे पहले ही तृषा के गुंडों ने उसे गोलियों से छन्नी दिया था। एकांश की मौत बहुत ही ज्यादा दर्दनाक तरीके से हुई थी, वह भी आयशा के सामने। उन दोनों की मौत की वजह से आयशा तो पूरी तरह से सदमे में ही चली जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आज उसके साथ हो क्या रहा है। उसकी अपनी जान से प्यारी दोस्त जिसके लिए उसने पता नहीं क्या कुछ नहीं किया था, वही आज उसके जान के दुश्मन बनी बैठी थी और उसे मारना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ जिसे वह अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझती थी, उसका अपना पति अर्जुन, जिसके जिगरी दोस्त ने उसे बचाने के लिए अपनी जान देती और उसके भेजे हुए बॉडीगार्ड ने भी उसे बचाते बचाते अपनी जान दे दी। आयशा पूरी तरह से सदमे में थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वही तृषा और भी ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि उसने सोचा था कि उसका कोई भी पीछा नहीं कर रहा है और वो आराम से आयशा को जान से मार देगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। 2 बार उसने आयशा को मारने की कोशिश की और दोनों ही बार कोई ना कोई उसे बचाने के लिए आखिरकार आ ही गया था। तृषा इस बार गुस्से से कांप रही थी और वह जोर से चिल्लाते हुए आयशा की तरफ देखती है और कहती है, अब तुझे मुझे कोई नहीं बचा सकता है। अब तो ना ही तेरा बॉडीगार्ड जिंदा है और ना ही तेरा ये प्यार देवरा। ये कहने के बाद वह आयशा के सर पर एक बार फिर से बंदूक तान देता है और उसे मारने ही वाली होती है कि उससे पहले ही उसे पीछे से किसी के रोकने की आवाज आती है, जिसे सुनने के बाद तृषा बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है। वो गुस्से से पीछे पलटकर देखती है तो वहां पर उसे अपना लॉयर दिखाई देता है। वो गुस्से से उसे घूरते हुए कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्यों रोक रहे हो बार बार मुझे? आज से मुझे कोई नहीं बचा सकता, आज इसको मारना ही होगा। उसकी इतनी डरावनी बातें सुनने के बाद वकील भी थोड़ी देर के लिए सन्न रह जाता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करते हुए कहता है, मैडम, मैं आपको इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसे अभी मार देते हो तो आपको उनकी प्रॉपर्टी से कुछ भी नहीं मिलेगा। उसकी बात सुनने के बाद तृषा बहुत ज्यादा गुस्से में उसकी तरफ घूमते हुए कहती है, क्या बकवास कर रहे हो? कल ही मैंने इसे प्रॉपर्टी के पेपर से साइन करवाए हैं और इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वह सब कुछ अब मेरे नाम हो चुका है। क्या बकवास कर रहे हो? वकील अपनी घबराई हुई थी आवाज में उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ मैडम, यही सच है। आयशा मैडम के पिता ने उनके नाम सारी प्रॉपर्टी करती है, लेकिन उन्हें वह तब तक नहीं मिलेगी जब तक वह 25 साल की नहीं हो जाती है। अगर इस बीच उन्हें कुछ होता है तो उनकी सारी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली ट्रस्ट में चली जाएगी, जिससे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इस वक्त आयशा मैडम की उम्र 23 साल की है। अगर आपको इनकी सारी प्रॉपर्टी चाहिए तो इन्हें जिंदा रखना होगा। कम से कम ये 25 साल की नहीं हो जाती है तब तक। वकील की बातें सुनने के बाद तृषा को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसे सोचकर उसके चेहरे पर एक घटिया सी मुस्कान आती है और वह अपने आदमी की तरफ जाती है जहां पर उसे गुंडे के पास एक हंटर था। तृषा वहां पर जाकर उसे गुंडे से उसका हंटर छीनकर आयशा की तरफ आ जाती है और इस हंटर से वह आयशा को करने लगती है, जिससे आयशा की चीज उसे सुनसान जगह पर घूमने लगती है। बहुत देर तक उसकी पिटाई लगाने के बाद तृषा आयशा के बालों को पकड़ते हुए उसे घसीटते हुए एक कर की तरफ लेकर जाती है और उसे कर में धक्का देकर उसे डाल देती है।
और फिर मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए कहती है, कोई बात नहीं, अगर मैं तुम्हें अभी नहीं मार सकती तो आई थिंक यह एक अच्छा आइडिया है। 2 सालों तक तुम्हें यही नरक की जिंदगी जीनी होगी और जब भी मेरा मन करेगा तब तक मैं तुम्हारे पास आऊंगी, ठीक है। एकांश और चिराग की मौत के बाद आयशा पूरी तरह से सदमे में चली गई थी और उसके बाद तृषा ने जो उसके साथ किया था उसकी वजह से वह बेहोश हो गई थी। और जब उसकी आंखें खुली थी तब वो उसे खंडहर जैसी जगह में थी जहां पर उसे जंजीरों से बंधा हुआ था। अरे भाभी, आप वहां क्या कर रही हो, जल्दी नीचे आओ ना। चलिए साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। आयशा, जो कि सीढ़ियों पर खड़ी हुई चिराग की तरफ देखते हुए अपने पास्ट के बारे में सोच रही थी, अचानक से चिराग के बुलाने से वह अपने प्रेजेंट में वापस आती है। कुछ चिराग की तरफ एक नजर देखी है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिन्हें वह तुरंत ही छुपा लेती है और मुस्कुराते हुए चिराग की तरफ देखती है और कहती है, हाँ भैया, मैं आ रही हूँ। ये कहने के बाद वह जल्दी से चिराग के पास जाती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती है, भैया, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? चिराग मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखता है और कहता है, हाँ पूछिए ना भाभी, क्या पूछना है आपको? वह मैं ये पूछना चाहती थी। कहते कहते आयशा रुक जाती है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त उसे चिराग फैमिली के बारे में पूछना चाहिए या नहीं। उसे इस तरह से नर्वस देखकर चिराग मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा है और कहता है, अरे भाभी, आपने मुझे अपना भाई कहा है, अब आप इस तरह से हिचकिचा क्यों रही हो, पूछिए ना, क्या पूछना है आपको? आयशा अपनी बात को पलटते हुए कहती है, मुझे आपसे ये पूछना है कि आपका उसे खड़ूस भाई की पसंद क्या है? मतलब उसे खाने में क्या पसंद है? आप उनके बचपन के दोस्त हो तो आपको तो पता ही होगा। चिराग जब आयशा की बात सुनता है तो उसे काफी अच्छा लगता है कि आयशा अर्जुन के बारे में इतना सोच रही है। इसका मतलब साफ था कि वह अपने और अर्जुन के रिश्ते को पूरी तरह से अपना चुकी है। चिराग मुस्कुराते हुए आयशा की तरफ देख है और कहता है, उसे उसे हेल्दी चीज खाना पसंद है, जैसे कि सलाद, दलिया दलिया या ऐसी कोई भी चीज जो कि उसकी प्रोटीन को एनहेंस करती हो, वह सारी चीज वह खा लेगा आराम से। आयशा हैरानी से चिराग की बातें सुनते हुए कहती है, आपके कहने का मतलब यह है कि अर्जुन को वह सारी चीज पसंद है जो कि बीमार लोग कहते हैं। उसका इतना अच्छा डिस्क्रिमिनेशन देखकर तो चिराग की हंसी छूट जाती है और वह हंसते हुए कहता है, भाभी, आज पहली बार आपने बिल्कुल सही बात कही है। और उसके साथ रहते रहते मुझे भी वो उबला हुआ मरीज वाला खाना खाना पड़ता है। क्या करूं भाभी, में मेरी तो लाइफ ही खराब हो गई है उसके चक्कर में। और मैं कुछ कहता हूं तो मेरी सुनता भी नहीं है। उसकी दुख भरी दास्तान सुनकर आयशा को भी उसके लिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अगर आयशा को रोजाना इस तरह का खाना खाना पड़ता तो वह तो बहुत पहले ही स्वर्ग सुधार गई होती। वो दोनों देवर भाभी अपने अपने दुख रो रहे थे, इस बात से पूरी तरह से अनजान कि कोई जो अपनी ठंडी और गुस्सैल नजरों से उन दोनों